हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चन ईयर 2008। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द फ्रेज अनब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो ये फिर से रिपीटेड हमने किया था क्या? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिटन बाय दादा भाई नारोजी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी थे और एक बड़े क्रिटिक भी थे ब्रिटिश पॉलिसीज के। दादा भाई नारोजी ने ये किताब लिखी थी जो पब्लिश कब हुई थी? 1901 में, राइट? 1901 में ये पब्लिश हुई थी और इसमें इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कौन सी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और वहीं पे इन्होंने क्या अन ब्रिटिश वर्ड यूज किया था, राइट? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। चलते हैं अपने दूसरे। दादा भाई नारोजी को एक चीज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको आप याद रखना, ठीक है? अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नेटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये जो एसओएस काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो पोजीशन था और जो निठुड के टाइटल की बात थी, वो दी गई थी किनको? वो दी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी को। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इसको क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। रीजन क्या था रिजेक्ट करने का? क्योंकि अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेते तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश की अथॉरिटी और ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते, जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। ही वांटेड टू गिव अ क्लियर मैसेज दैट ही इज फुली कमिटेड टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए कमिटेड हैं और इसी वजह से इन्होंने इसको टाइटल को रिजेक्ट कर दिया था और ऑल्सो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था एक्सेप्ट करना काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया में पोजीशन को, ठीक है? और गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पॉलिटिकल गुरु भी थे। किनके? गांधी जी के ये पॉलिटिकल गुरु थे। गांधी जी जब भारत आए थे 9 जनवरी 1915 में, तो पहली बात, इसी पे हम भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, तो इन्होंने जब पहली बार गांधी जी को सजेशन जो दिया था वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया था। इन्होंने बोला था कि भारत देश में किसी भी तरह का कुछ भी करने से पहले, मतलब किसी भी तरह की आप मूवमेंट लॉन्च करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ के लोगों को समझना जरूरी है और यहाँ के लोगों को समझने के लिए आपको 1 से 2 साल तक यहाँ पे भ्रमण करना जरूरी है। यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसे हैं, लोगों की नीड्स क्या है, लोगों की डिमांड्स क्या है। ये सब जानने के बाद ही आप किसी तरह से लोगों का समर्थन लेकर के और लोगों की समस्याओं का निदान कर पाओगे। तो बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है महात्मा गांधी का, इसी वजह से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सो गोखले वाज अ सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही इज नोन फॉर हिज कमिटमेंट टू इंडिपेंडेंस मूवमेंट और दैट इज व्हाई ही डिक्लाइंड द टाइटल ऑफ नेटहुड एंड पोजीशन टू द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू डेमोन्स्ट्रेट हिज कमिटमेंट टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और गोखले ने क्या स्टैब्लिश किया था, इसको याद रखना, ये हमने पीवाईक्यू में डिस्कस भी किया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द ईयर 1905। ऑल्सो इसको भी याद कर लो कि इन्होंने क्या किया? एंड फाउंडेड द रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स 1908 में। रानाडे गोपाल कौन है? वो एमजी रानाडे है ना। लेकिन एमजी रानाडे की इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये इन्होंने फाउंड की थी। अब मुझे बताओ कि एमजी रानाडे क्यों फेमस है? उन्होंने आखिर किसकी स्थापना की थी 1870 से 1873 के बीच में? जल्दी से बताओ आप क्वेश्चन में अपने कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885? तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जहां पे सेशन होता था, जिस लोकेशन पे सेशन होता था, उस लोकेशन के प्रेसिडेंट नहीं होते थे, राइट? और पहला सेशन जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? वो लोकेशन क्या था उसका? बॉम्बे था, राइट? 1885 में हुआ था। तो ये हो जाएगा इसका बी आंसर, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे कौन थे प्रेसिडेंट? यहाँ पे कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है? वोमेश चंद्र बैनर्जी, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो था वो कहाँ था? कैलकाटा में था। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी, ठीक है?
उसके बाद थर्ड सेशन जो था वो कहाँ था भैया, वो मद्रास में था, और वो किसके अंडर हुआ था, तो आपको पता है बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद फोर्थ सेशन कहाँ था, तो फोर्थ सेशन इलाहाबाद में था, इलाहाबाद में था, और इनके प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज यूल, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अब देखो आईएनसी का फर्स्ट सेशन कहाँ था, 28 दिसंबर 1885, फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन बॉम्बे, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृति पाठशाला में हुआ था ये, और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी उनके पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। अब भैया रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, इसी की वजह से, ऑपोजिशन की वजह से हम जालियनवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल का 1919 का देखते हैं, यानी रॉलेट एक्ट पास कब हुआ था, 1919 में हुआ था। अब देख लो इन सब का टाइम पीरियड, तो ये सारे तो वाइसरॉय ही थे इंडिया के। तो लॉर्ड इरविन का जो टाइम पीरियड था वो 1926 से लेके 1931, 1926 टू 31। लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड इज 1921 टू 26। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड इज 1916 टू 21, एंड लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड इज 1943 टू 47। कौन सा मैच कर रहा है, यस। सो बेसिकली द वाइसरॉय दैट टाइम वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनकी तो आई थी ना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आई थी उस टाइम पे, है ना, ठीक है। तो इसी की वजह से, इसी रिफॉर्म के वजह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी पास होता है, जिसमें कि डायरार्की इंट्रोड्यूस होती है कहाँ, प्रोविंसेस पे। तो देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आगे देखो, हु अमंग्स द फॉलोइंग फॉलोअर्स ऑफ गांधी वाज टीचर बाय प्रोफेशन। कौन से गांधी जी के फॉलोअर टीचर थे प्रोफेशन से, तो और ये सारे जो है इन्होंने बिहार रीजन में ही काम किया है, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गए, एन सिन्हा जिनको कहते हैं, ब्रज किशोर प्रसाद हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, या राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ था, राइट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो। तो इनमें से कौन से टीचर थे भैया, ये ना लॉयर थे प्रोफेशन के, ठीक है। टीचर इनमें से जो थे वो थे जेबी कृपलानी। तो थोड़ा सा जेबी कृपलानी का हम हिस्ट्री जान लेते हैं। जेबी कृपलानी वाज बोर्न नॉट इन बिहार, ही वाज बोर्न इन हैदराबाद, ठीक है। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, फिर इन्होंने पुणे में एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, कौन सा, फर्ग्यूसन कॉलेज। तो फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ पुणे से इन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद इन्होंने एज अ टीचर एज अ प्रोफेसर इन्होंने ज्वाइन किया था लंगट सिंह कॉलेज, ठीक है। लंगट सिंह कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। लंगट सिंह कॉलेज में ये प्रोफेसर थे 1912 से लेकर के 1917 तक, 1912 से 15 तक ये लंगट सिंह कॉलेज में थे। उसके बाद 16-17 में ये बीएचयू गए थे, क्योंकि 16 में बीएचयू की स्थापना हो गई थी। 16-17 में इन्होंने बीएचयू में भी पढ़ाई कराई थी एज अ प्रोफेसर। और ये किस चीज के प्रोफेसर थे, तो ये हिस्ट्री और इंग्लिश के प्रोफेसर थे, ठीक है। उसके बाद बिहार में 1917 में, जब बिहार में 10 अप्रैल को जब गांधी जी आते हैं, तब इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है। और फाइनली 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स सपोर्टिंग दिस मूवमेंट। सो बेसिकली जेबी कृपलानी जो थे वो फॉलोअर थे गांधी जी के, और ये टीचर थे बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। He also worked as school teacher and later as professor of English and History at BHU। तो BHU की स्थापना ही हुई 1916 में। उसके पहले वो स्कूल टीचर थे और लंगट सिंह कॉलेज में भी थे मुजफ्फरपुर में, राइट। चलो अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy Executive Council in which of all portfolio including that of war members were to be held by Indian leader, ठीक है। किन्होंने सजेस्ट किया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, इन विच ऑल द पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर मेंबर वेयर टू बी हेल्ड बाय इंडियन लीडर। तो मैं आपको बता दूं साइमन कमीशन कब आई थी, 1927 में, ऑल वाइट कमीशन, टू सी द रिफॉर्म्स, टू सजेस्ट द रिफॉर्म्स अबाउट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और चेक करना कि वो कितना सक्सेसफुल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये तो नहीं होगा। क्रिप्स प्रपोजल आई थी 1942 में, जिसमें कि डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी, और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऑल मेंबर्स इंडियन स्टेट तो नहीं बोला गया था, इंडियन मेंबर। कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी, इसमें बोला गया था, इसमें टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था, और बोला गया था कि हर कोई मेंबर जो होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। बट एग्जैक्टली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस समय नहीं, उसके पहले बोली गई थी, वो थी शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई है कब, 1945 में हुई है।
लॉर्ड वेवल के अंडर में, क्योंकि इसको वेवल प्लान भी कहा जाता है। लॉर्ड वेवल उस समय वाइसरॉय थे इंडिया के, जो कि हमने, अगर आपने पिछले क्वेश्चन को देखा होगा तो हमने इसमें डिस्कस किया है लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड 23 से 47, 43 टू 47। तो लॉर्ड वेवल इस समय वाइसरॉय थे और इन्होंने ये प्लान दिया था कि हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्यों हो गई थी? क्योंकि मुस्लिम लीग और आईएनसी किसी चीज पे मानने को तैयार ही नहीं थे। मुस्लिम लीग की सेपरेट स्टेट की डिमांड थी, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में से मुस्लिम्स की चलने की डिमांड थी, और मुस्लिम्स ही उसके लिए वोट करेंगे, ये सारी डिमांड थी। और आईएनसी इन डिमांडों को कांग्रेस नहीं मानने को तैयार थी। टू नेशन थ्योरी आईएनसी रिजेक्ट कर रही थी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए फाइनली वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस करी, जिसको कि हम कहते हैं क्या, शिमला कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने ये सजेशन दिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जिसमें कि सारे पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग दैट ऑफ द वॉर मेंबर्स भी किसके पास रहेगा, इंडियन के पास। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन ये था, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें एक्सेप्शन ये था कि वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ जो होगा वो इंडियन नहीं होगा। ठीक है, तो लोगों को इस पे आपत्ति थी। प्लान तो भले इक्वल रिप्रेजेंटेशन हिंदू और मुस्लिम देने को थी, बट ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई क्योंकि इस पे कंसेंसस ही नहीं मिला, डिसएग्रीमेंट ही नहीं मिला, ना ही मुस्लिम लीग का और ना ही आईएनसी का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला कॉन्फ्रेंस। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, ड्यूरिंग द, अब हमें पता है शिमला कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, डायरेक्ट एक्शन डे, ये सारी चीजें होती है। कैबिनेट मिशन फेल होने पे डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस होता है। उसके बाद में फाइनली 1947 में पार्टीशन हो जाता है। चलो, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन। किसने रेज किया था? रेज्ड याद रखना। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, कभी भी कंफ्यूज मत होना। पहले हम ये सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। दो को तो रिजेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना, ये किससे है कनेक्टेड भाई? तो ये जो कनेक्टेड है ये गदर पार्टी से कनेक्टेड है। पीवाईक्यू में हमने देखा था 1913 में ये फाउंड हुआ था और सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर्स था। ठीक है, गलत। रास बिहारी बोस जो है वो भी गदर पार्टी से ही एसोसिएटेड थी, बट ये फ्री इंडिया लीजन से भी एसोसिएटेड थे बाद में। ठीक है, वीडी सावरकर तो बिल्कुल ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी और ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में, राइट। ये भी काट दो। अब सुभाष चंद्र बोस और ये रह गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉर के टाइम पे 1939 के बाद 1942 में फाउंड हुआ था जापान, सिंगापुर में बाई कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में क्या फाउंड हुआ था? अगर आपने सुना होगा, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, राइट। आईएनए फाउंड हुआ था और ये सिंगापुर अगस्त में फाउंड हुआ था। उसके बाद ये धीरे धीरे करके जो है वो पेरिश होने लगी थी, ये इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। उसके बाद जाकर के 1943 में आजाद हिंद फौज फाउंड हुआ। ठीक है, आजाद हिंद फौज, जिसको कि फ्री इंडिया लीजन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको फ्री इंडिया लीजन भी कहा जाता है। सो बेसिकली आईएनए ही रिवाइव हुआ था किसमें? आजाद हिंद फौज में। ठीक है, इसको फ्री इंडिया लीजन कहा जाता है। और ये कब फाउंड हुआ था? ये 1943 अक्टूबर में फाउंड हुआ है। ये कब हुआ है? 1943 अक्टूबर में। और इसको रिवाइव करने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, and the person who finally raised the army of Free India Legion, was सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस रेज द फ्री इंडिया लीजन, जिसको कि इंडियन लीजन या आजाद हिंद फौज भी कहते हैं, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II विद द हेल्प ऑफ नाजी जर्मनी। द लीजन वाज कंपोज्ड ऑफ इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर एंड एक्सपर्टाइट्स इन यूरोप एंड इट एम टू फाइट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। मैच 1 और 2। अब देखो, बंकिम चंद्र, दीनबंधु मित्रा, प्रेमचंद, ये हमने पीवाईक्यू में किया है ना, दीनबंधु मित्रा, तो आप मिला दो, किससे होगा? नील दर्पण। अब बी का 3 कहाँ पे है भाई? बी का 3 एक ही जगह पे है, तो आपको आंसर तो मिल गया। फिर भी हमें याद करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि ये प्री में फिर से रिपीट कर जाए। कैसे? बंकिम चंद्र जो है उन्होंने लिखा था क्या? देवी चौधरानी, ये किताब लिखी थी उन्होंने। प्रेमचंद जो है वो जाने जाते हैं अपनी इस राइटिंग के लिए जो कहती है शतरंज के खिलाड़ी। तो आपको ये याद रखना है कि प्रेमचंद ने क्या लिखी है? शतरंज के खिलाड़ी। बहुत बड़े राइटर है, इन्होंने काफी किताबें लिखी है। ठीक है, बंकिम चंद्र जो है उन्होंने क्या लिखी है? देवी चौधरानी लिखी है। ठीक है,
उसके बाद आप ये देखो कि लास्ट में ये छूट जा रहा है चंद्रकांता, स्टार मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता के राइटर जो है वो हैं देवकी नंदन खत्री। खत्री याद रखना कि देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता लिखी है, ठीक है। बंकिम चंद्र, देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्रा, नीलदर्पण, प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी, और डी में लिख लो चंद्रकांता। अच्छा, चंद्रकांता किन्होंने लिखा है भाई? तो चंद्रकांता रिटन है देवकी नंदन खत्री के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद? तो अबुल कलाम आजाद ने जो जर्नल लाई थी वो थी अल हिलाल। ये आपके स्टेट पीसीएस में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है और बाद में आप देखोगे यूपीएससी में भी रिपीट हुआ है। तो अल हिलाल किन्होंने लाई थी? अल हिलाल लाई थी किन्होंने? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। लेकिन कॉमरेड किसने लाई थी ये भी जानना जरूरी है। कॉमरेड थे कौन? मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर, ठीक है, उन्होंने। इट वॉज अ वीकली न्यूज़पेपर। मोहम्मद अली जौहर। हो सकता है कि यूपीएससी ये रिपीट कर दे, ठीक है, कहीं ऑप्शन को क्वेश्चन बना के दे दे। तो कॉमरेड लिखने वाले थे मोहम्मद अली जौहर। इट वॉज अ वीकली न्यूज़पेपर। आपको इस नाम से लग रहा होगा कि आज हम लोग मार्क्सिस्ट जो फाइटर होते हैं उसको नहीं कॉमरेड कॉमरेड बुलाते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो लिखा था वो लिखा था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आपको पता होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया है, इन्होंने इंडिया हाउस फाउंड किया था, कहाँ पे? लंदन में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या लिखा था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लिखा था, ठीक है, इसके राइटर थे। जमींदार जो है ये जमींदारों की अट्रॉसिटी के बारे में लिखी गई थी किताब, और ये 1950s के आसपास पब्लिश हुई थी। और इसके राइटर थी, उनको आप जरूर याद रखना, ये है ज्योतिष्का गांगुली, ठीक है, ज्योतिष्का JYOTISKA, ज्योतिष्का गांगुली। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, ऑल ऑफ दिस यू रिमेम्बर, ओके। हो सकता है ये रिपीट कर जाए। तो देख लो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लॉन्च्ड वीकली उर्दू न्यूज़पेपर अल हिलाल, जिसको कि क्रिसेंट भी कहा जाता है, स्टार मार्क। अल हिलाल को द क्रिसेंट भी कहा जाता है, इसको एकदम याद रखना। न्यूज़पेपर सर्व्ड अ पावरफुल टूल फॉर क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश राज। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस, ओके, मूवमेंट मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में है कि इट वॉज अ मुस्लिम इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। पब्लिकेशन इनकी अल हिलाल थी जो कि वेस्ट बंगाल में पब्लिश होती थी, और इट वॉज अ उर्दू जर्नल, ओके। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल।